हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्डोर एडुडेंट। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 11 दिसंबर की, जिसके अंदर में जो पहली न्यूज है वो हमारी पार्लियामेंट से रिलेटेड। और पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो चेयरमैन हैं राज्यसभा के जगदीप धनखड़ जी, उनके खिलाफ जो इंडिया ब्लॉक है उन्होंने एक रिमूवल के लिए इंपीचमेंट का एक मोशन लेके आए। और जो मोशन लेके आए हैं उसके अंदर में कुछ इश्यूज हैं और जो ऑपोजिशन है वो पूरी तरह से यूनाइटेड नहीं है। ऑपोजिशन के अंदर की जो तीन पार्टियां हैं, वाईएसआरसीपी, बीजू जनता दल और जो बीआरएस है तेलंगाना की, वो तीनों पार्टियां इसके साथ नहीं आई है। और इसी के साथ जो नंबर है वो भी कम हो जा रहा है। अगर हम पूरे अपोजिशन को अगर मिलाते हैं तो लगभग 103 सीट आती हैं जो पूरे ऑपोजिशन की, कंबाइंड ऑपोजिशन की। और जो पार्टी है जो इस समय सत्ता के अंदर है, उनके पास 125 सीट आती हैं राज्यसभा में। लेकिन जब तीन पार्टियां उससे अलग हट गई हैं तो जो ऑपोजिशन है, जो इंडिया ब्लॉक है, वो वैसे ही घटकर कम हो जाता है। और इसी के साथ एक और चीज ये आती है कि जो बीजेपी है, जो इस समय गवर्नमेंट है, वो ये कह रही है कि ये जो इंपीचमेंट की जो तरीका है, ये एक ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। क्योंकि जो जॉर्ज सोरोज की जो कंपनी थी और जो उनकी एनजीओ थी, उनसे लिंक पाए जा रहे हैं। और जो गवर्नमेंट है और जो बीजेपी है, मतलब बीजेपी लेड पूरा एनडीए अलायंस है, वो ये कह रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी की पूर्व प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और जो पूर्व प्रेसिडेंट जो इस समय एलओपी राहुल गांधी हैं, वो सब के सब जॉर्ज सोरोज की कंपनी से लिंक है। और इसके लिए प्रॉपर एक जांच होनी चाहिए। ऑपोजिशन का कहना है कि वो अडानी पे बात नहीं कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि जॉर्ज सोरोस पे बात नहीं हो रही है। और इसी बीच में जो पार्लियामेंट है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है। 15 से 20 मिनट राज्यसभा चल रही है और 15 से 20 मिनट ही लोकसभा चल रही है। और जब मंगलवार को पूरी तरह से खत्म हो गया और जो अगले दिन के लिए सुनवाई टल गई है, तो अब देखना यह होगा कि 11 तारीख को, आज बुधवार को, क्या पार्लियामेंट चलेगी, क्या कुछ डेवलपमेंट की बात होगी, क्या कोई क्वेश्चन आर होगा, क्या कोई डिस्कशन होगा और क्या कोई बिल पास होगा। क्योंकि मेन काम जो पार्लियामेंट का है, जो एमपीज हैं जो हमने इलेक्ट करके भेज रखे हैं, वो क्वेश्चन आर नहीं लेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। और उन्हीं के थ्रू हम पॉपुलेशन को कैसे पता चलेगा कि काम क्या हो रहा है। और अगर बिल पास होने हैं, उन पे डिस्कशन नहीं होगा तो हमारे तक वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है। तो इसीलिए जब पार्लियामेंट है उसका चलना बहुत जरूरी है। ओपोजिशन और जो गवर्नमेंट है वो दोनों करते रहेंगे, वो अपने बाहर कीजिए, पार्लियामेंट को सेशन में चलने दीजिए, डिस्कशन कीजिए, लेकिन आप एक्टिविटीज करते हुए कार्य पार्लियामेंट का काम होते रहना चाहिए और देखना होगा कि 11 तारीख को क्या होता है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जिसके अंदर में कल मैंने आपको बताया था कि आईएनएस सुशील जो एक वॉरशिप है जो रशियन मेड है, वो इंडिया ने इंडक्ट करवा ली थी रशिया के अंदर। और उसके बाद जो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, वो व्लादिमीर पुतिन से मिले मॉस्को जाकर। उस बीच में क्या डिस्कशन हुआ है कि जो वॉरशिप, जो एक वॉरशिप जो आईएनएस सुशील मिली है, उस जो डील हुई थी 2016 के अंदर, उसमें 4 वॉरशिप रशिया को देनी थी। 2 जो थी वो रशिया रेडी टू मेड, जो रशिया के अंदर बनेंगी, वो इंडिया को देगा। और जो 2 थी वो इंडिया के अंदर, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाला था रशिया। लेकिन इसमें डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि जो डिले हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। जब 2016 में ये डील लगी थी तब 1.5 बिलियन डॉलर की थी। और इस समय इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो 2 वॉरशिप बननी भी हैं, अगर वो भी बन जाती हैं, तो ये डील लगभग 2 बिलियन डॉलर की, और टू बी प्रिसाइज 1.9 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। इसके अंदर में कॉस्ट बढ़ रही है और रशिया जो डिफेंस के लिए, जिसके ऊपर इंडिया एक बहुत तरह से निर्भर रहता है, वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है। वहीं जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने S-400 का भी इश्यू उठाया है, क्योंकि उसकी भी पूरी तरह से बैटरीज, जो S-400 डिफेंस सिस्टम है, वो अभी तक इंडिया को नहीं मिला है। और इसी में जो दूसरा पक्ष है, जो रशिया है, उन्होंने कहा है कि हम रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में थोड़े से उलझ गए थे
और अगर वो खत्म हो जाता है तो हम जल्दी ही ये काम कर कर आपको जल्दी ही S-400 और इसी के साथ साथ जो वॉरशिप है वो आपको डिलीवर कर देंगे। और देखते हैं जब भी ये इंडक्ट होगी हम मार्डोरेडिन के ऊपर आपके लिए सब ले आएंगे। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जिसके अंदर इकोनॉमी से रिलेटेड है। कल मैंने आपको बताया था कि जो नए जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो होंगे संजय मल्होत्रा जी। तो कल 10 दिसंबर को जो हमारे शशिकांता दास जी हैं, जो इस समय से 2 टर्म ले चुके थे आरबीआई गवर्नर की 3-3 साल की, वो कल रिटायर हो गए, वो कर बाहर चले गए। और आज 11 दिसंबर को संजय मल्होत्रा जी अपना कार्यभार संभालेंगे। और इसके अंदर में शशिकांता दास जी ने जाते जाते ये कहा है कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये गुरु मंत्र की तरह देके गए हैं कि संजय मल्होत्रा जी आप इस पे काम कीजिए, गवर्नमेंट के साथ रहिए, ग्रोथ को बढ़ाइए, लेकिन जो इन्फ्लेशन है उसका कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आरबीआई का ही काम है जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी जिसके अंदर में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। और आप मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग होती है उसको हेड करेंगे, जो भी गवर्नर है अब संजय मल्होत्रा जी करेंगे। तो इसीलिए आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए ही मॉनेटरी पॉलिसी बनानी चाहिए। वहीं जो एक और खबर आई है वो ये आई है कि जो रुपी है वो दोबारा से गिर गया है, उसकी भी डिवेल्युएशन हुई है, डॉलर फिर से स्ट्रॉन्ग हो गया है और अब लगभग 85 रुपए का हो गया है, 85 रुपीज का $1 मिल रहा है। अगर सच्चाई में बताया जाए तो 84 रुपए और 847 इतने रुपए का $1 मिल रहा है और ये लोवेस्ट है। आज तक इससे ज्यादा जो हमारा जो रुपया है वो डिवेल्युएट नहीं हुआ है। इसके रीजन क्या है और ये कैसे इंडिया को इंपैक्ट करता है? सबसे पहला, इंडिया जो है वो एक नेट इंपोर्टर है। हम बहुत सारा ऑयल और ऑयल से रिलेटेड जो बहुत सारा मटेरियल है हम बाहर से मंगाते हैं, तो हमारे को इंपोर्ट की जो पेमेंट है वो डॉलर के अंदर करनी पड़ती है। ऊपर से जो एफआईआई जो बाहर जा रहे हैं उसमें भी हमें पेमेंट जो है डॉलर में करनी पड़ी है, इसलिए जो डॉलर है वो स्ट्रांग हो रहा है। और आगे जो भी डेवलपमेंट होगी इकोनॉमी से रिलेटेड जिसके अंदर में आरबीआई में या करेंसी में, वो हम आपके लिए ले आएंगे। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज हैं जिनका नाम है जस्टिस शेखर कुमार यादव। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद का एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक फंक्शन था, वहां पर उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक अपनी स्पीच दी और उसके अंदर में उन्होंने कुछ अपशब्द बोले जो कि माइनॉरिटी से रिलेटेड थे और उस अपशब्दों को रिलेटेड एक इंपीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट करने की बात की है। किसने? सैयद रहमतुल्लाह, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर की एक रीजनल पार्टी है उनके जो एमपी है, उन्होंने कहा है कि इंपीचमेंट होनी चाहिए। जिस हिसाब से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जो हाई कोर्ट के एक जस्टिस हैं वो अगर इस तरह से बोल रहे हैं तो ये इंपीचमेंट की तरफ जाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एनजीओ है, जो एनजीओ जिसके जो प्रशांत भूषण है वो गए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मेन हेड है और कोर्ट ऑफ द कोर्ट है। जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही आते हैं और उन्हें ये देखना चाहिए कि एक हाई कोर्ट के जस्टिस अगर इस तरह से अगर बोल रहे हैं तो उसका संज्ञान लेना चाहिए और उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये बात के ऊपर जो संजीव खन्ना जी जो हमारे सीजीआई हैं उन्होंने प्रॉपर एक संज्ञान लिया है और ये कहा गया है हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट से आप वो पूरी फुटेज दीजिए। और जस्टिस शेखर कुमार यादव से भी कहा गया है कि आप अपना पक्ष रखिए कि आपने ऐसा क्यों बोला है और अगर बोला है तो आपको प्रॉपर एक एविडेंस देना चाहिए कि आपने इतनी अपशब्द बोले हैं, वो बोलने की जरूरत नहीं थी। एक बात होगी सुप्रीम कोर्ट में और दूसरा होगा हमारा पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि सेशन चल रहा है और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए जैसे हम इंपीचमेंट लेके आते हैं प्रेसिडेंट के लिए, वैसे ही एक इंपीचमेंट लानी पड़ेगी और देखना होगा कि क्या इंपीचमेंट हो पाती है पार्लियामेंट के अंदर। और जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए ले आएंगे। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जिसके अंदर में इंटरनेशनल अफेयर्स में आपको पता है कि 8 और 9 के दरमियानी रात जो बशर अल असद की सरकार है, जो सीरिया के अंदर जो प्रेसिडेंट थे उनकी सरकार हट चुकी है और अब मिलिटेंट ग्रुप जो एचटीएस है
उसकी एक कंट्रोल आ गया है सीरिया के अंदर। अब सीरिया में जो मिलिटेंट ग्रुप है और मिलिटेंट ग्रुप के जो हेड है अल जुलानी, उन्होंने मोहम्मद अल बशर को अपना एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया है। अब एक मिलिटेंट ग्रुप राज करेगा सीरिया के ऊपर और कंट्रोल लेगा, और कंट्रोल किसके नाम पर होगा? मोहम्मद अल बशर। और अब देखने की बात एक और है कि जो इजराइल है, जो पड़ोसी मुल्क है, उसने क्या किया है? उसने वहां पर जो अपना बफर जोन था उसको एक्सपेंड कर लिया है। और यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने जो वहां पर आर्मी के जो एम्यूनेशन थे, जो हथियार थे, उनका कंट्रोल लिया गया है, ताकि कल को जो मिलिटेंट ग्रुप है, जो एचटीएस है, वो कल को इजराइल की तरफ उनका इस्तेमाल ना कर ले। और दूसरा, कहीं जो हिजबुल्लाह है लेबनान के अंदर, वो इनको यूज करके इजराइल के ऊपर अटैक ना कर। सीरिया से रिलेटेड जो जितनी भी डेवलपमेंट हुई है और कैसे बशर अल असद की सरकार चली गई है, ये पूरा का पूरा हमने एक डिस्कशन किया है, एक प्रॉपर, जिसके अंदर में 15 साल का क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब कुछ हमने बताया है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसके अंदर में देखेंगे तो सीरिया से रिलेटेड जितना भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और कैसे 10 दिन के अंदर अंदर एक गवर्नमेंट कैसे गिर जाती है, आर्मी कैसे सरेंडर कर देती है, वो सब कुछ हमने एक्सप्लेन किया है। वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जिसके अंदर में हम 2 वर्ल्ड न्यूज को डिस्कस करेंगे। जो पहली न्यूज है वो श्रीलंका से रिलेटेड है। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है दशानायके जी, वो 2 दिन की इंडिया की यात्रा पे आएंगे और यहां पर वो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, फॉरेन मिनिस्टर से मिलेंगे और फाइनेंस मिनिस्टर से मिलेंगे, ताकि हमारे इकोनॉमिक टाइज अच्छे हो सके, फॉरेन पॉलिसी ठीक रह सके और जो दोनों देश हैं वो एक साथ मिलकर डेवलपमेंट की राह पर चल सके। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रेसिडेंट ने अभी भी, और प्रेसिडेंट का जो अलायंस है एनपीपी, नेशनल पीपल फ्रंट जो है, इसने अभी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उसमें भी बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। और जो एक श्रीलंका जहां पर डेमोक्रेसी नहीं चल रही थी और जहां पर जो इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे उनको वो सपोर्ट नहीं था पार्लियामेंट का, अब वहां पर प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट दोनों ही एक ही पार्टी के हैं और वहां पर डेमोक्रेसी पूरी तरह से फ्लरिश कर रही है। तो इसी के साथ साथ वहां पर इकोनॉमी बूम भी आया है, वहां पर टूरिज्म बढ़ गया है, और इसी के साथ साथ जो उनका आईएमएफ का पैकेज था वो भी अब अपग्रेड होने की तरफ है। तो इस हिसाब से जो इकोनॉमी है वो बूम करेगी, और अगर इकोनॉमिक टाइज और फॉरेन अफेयर्स अच्छे चलते हैं तो इंडिया और श्रीलंका मिलकर एक डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। वही जो दूसरी न्यूज है हमारी, वो डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो हैं, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे रिलेटेड है। अब की बार जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने अपने जो ट्रूथ सोशल है वहां पर पीएम ट्रूडो को एज ए गवर्नर बोला गया है, और गवर्नर बोला है द स्टेट ऑफ कनाडा। इससे पहले 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था, जब ट्रूडो मिलने गए थे डोनाल्ड ट्रंप से, तब यह कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि आपको अगर लग रहा है कि मैं अगर टैरिफ लगाऊंगा 25% के, जिनमें उन्होंने कहा था कि मैं टैरिफ लगाऊंगा कनाडा, मेक्सिको और चाइना के ऊपर 25% के, और अगर आप इस टैरिफ से बचना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए जो यूएसए का जो फेडरेशन है उसको ज्वाइन कर लीजिए, और एक कनाडा जो भी एक नेशन है वो मिलकर एक स्टेट बन जाए। इसी तरह से जो संबोधित किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने जो पीएम ट्रूडो को बोला है गवर्नर, कि यूएसए के अंदर प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, वहां पर गवर्नर हेड होता है स्टेट का, और कंट्री एज अ स्टेट की बजाय स्टेट ऑफ कनाडा बोला है। और इससे यह लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सीरियसली में यह चाह रहे हैं कि एक्सपेंशन हो यूएसए का, और कनाडा की इकोनॉमिक हालत इसलिए भी खराब हो जाती है क्योंकि कनाडा लगभग 80% जो अपना एक्सपोर्ट करता है वो यूएसए को करता है, और अगर इसी तरह से अगर 25% का टैरिफ लगेगा तो जो कनाडा से जो सामान जाता है वो महंगा हो जाएगा और उनकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। इसीलिए डर सता रहा है कि शायद क्या पता पीएम ट्रूडो अब जाकर यूएस फेडरेशन को ही ज्वाइन कर ले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे बता दिए हैं। वो चाहते हैं 51वां स्टेट बनाना कनाडा को, और जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए ले आएंगे आर्डो रेडुडेन के ऊपर। That's all for today. Thank you very much and please subscribe to Ardor.
थैंक यू।